नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और आपके साथ बंसल न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार हम स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर चर्चा करते हैं और खास जानकारी भी देते हैं। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनील राठौर, जो बंसल हॉस्पिटल में बर्न्स एंड कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन हैं। डॉक्टर सुनील, आपका स्वागत है। नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे दर्शकों गायनेकोमेस्टिया यानी कि पुरुष के स्तनों में वृद्धि के बारे में। अगर आपके भी मन में कुछ सवाल हैं इससे जुड़े, इस विषय से जुड़े, तो कार्यक्रम के दौरान आप सीधे हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप सवाल कर सकते हैं डॉक्टर सुनील राठौर से। तो शुरू करते हैं सवालों और जवाबों का सिलसिला। डॉक्टर सुनील, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि गायनेकोमेस्टिया आखिर क्या होता है, क्यों होता है? देखिए, गायनेकोमेस्टिया का मतलब जैसे कि आपने बताया, पुरुषों के स्तनों में वृद्धि का होना जो है वो गायनेकोमेस्टिया कहलाता है। या फिर दूसरी तरीके से हम कहें तो ये कह सकते हैं कि जब मेल चेस्ट फीमेल ब्रेस्ट जैसा अपीयरेंस देने लगे तो आप समझिए कि ये गायनेकोमेस्टिया है। अब गायनेकोमेस्टिया होता क्यों है? तो बेसिकली दो मेन हार्मोन्स रहते हैं। एक होता है टेस्टोस्टेरोन जो मेल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और दूसरा होता है ईस्ट्रोजन जो कि एक फीमेल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो होता क्या है कि प्यूबर्टी के टाइम जब हम जवानी की दहलीज पे कदम रख रहे होते हैं, उस टाइम ईस्ट्रोजन का जो लेवल है या फिर उसका जो एक्शन है वो टेस्टोस्टेरोन के लेवल या एक्शन से जब ज़्यादा हो जाता है तो फीमेल कैरेक्टर्स वो प्रोड्यूस करने लगता है। तो उसके चलते जो मेल्स के स्तनों की ग्रंथियां हैं वो बढ़ने लगती हैं और उनके जो चेस्ट का जो फैट है उसमें वृद्धि होने लगती है। उस वृद्धि के कारण उनका जो अपीयरेंस है वो फीमेल ब्रेस्ट की तरह दिखने लगता है और ब्रेस्ट एनलार्जमेंट होने लगता है। तो ये जो मुख्य कारण है, ये जो हार्मोनल डिसबैलेंस है या फिर ईस्ट्रोजन का जो एक्शन ज़्यादा है, उसकी वजह से गायनेकोमेस्टिया होता है। और भी बहुत सारे कारण हैं गायनेकोमेस्टिया होने का, जैसे कि मोटापा हुआ। तो कई सारे जो मोटे मरीज होते हैं उनमें जो ओवरऑल जो फैट डिपॉजिट होता है तो वो चेस्ट में भी डिपॉजिट होता है। तो आप कई बार देखेंगे कि जो फैटी लोग होते हैं उनमें ब्रेस्ट का अपीयरेंस फीमेल की तरह होता है। कुछ दवाइयाँ होती हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट जो है ब्रेस्ट एनलार्जमेंट के रूप में देखने को मिलता है। कुछ बीमारियां होती हैं जैसे कि लिवर की कुछ बीमारियां हैं, उनमें भी जो है गायनेकोमेस्टिया एक साथ में उभरी हुई बीमारी के तौर पर दिखता है। कुछ दवाइयां हैं जिनका साइड इफ़ेक्ट जो है गायनेकोमेस्टिया हो सकता है। जैसे कुछ बीमारियों के लिए स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, उन स्टेरॉइड्स की वजह से गायनेकोमेस्टिया हो सकता है। या फिर कुछ ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की कुछ दवाइयां हैं जैसे कि स्पाइरोनोलेक्टोन हुआ, तो उसके साइड इफ़ेक्ट की वजह से गायनेकोमेस्टिया हो जाता है। लेकिन जो मेन जो पेशेंट्स होते हैं वो यंगस्टर्स होते हैं और उनमें जो मुख्य कारण होता है वो हार्मोनल इम्बैलेंस या फिर ईस्ट्रोजन का एक्शन उस पर्टिकुलर पीरियड में, जब तक कि हम उस एडोलेसेंट पीरियड को क्रॉस कर रहे होते हैं, उनमें ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से फैट और ग्रंथियाँ दोनों एनलार्ज होती हैं और गायनेकोमेस्टिया या फीमेल ब्रेस्ट जैसा अपीयरेंस देती है। चलिए, तो हमने ये तो समझ लिया कि आखिर गायनेकोमेस्टिया क्या होता है, क्यों होता है। प्रमुख कारण इसके डॉक्टर सुनील ने बताए हैं। मोटापा एक कारण हो सकता है, हार्मोनल डिसबैलेंस एक कारण हो सकता है, दवाइयों का साइड इफेक्ट हो सकता है, या फिर जो स्टेरॉइड्स डॉक्टर देते हैं वो भी, ऐसे तमाम अलग अलग कारण हो सकते हैं। अब आते हैं डॉक्टर सुनील हम सर्जरी पर। आखिर इसकी सर्जरी जो होती है वो किस प्रकार से होती, कैसी होती है? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है कि इसकी सर्जरी किस तरह से की जाती है, क्योंकि रिसेंट हम देखें तो गायनेकोमेस्टिया के जो पेशेंट्स हैं वो धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं। सबसे पहले ये समझना होगा कि गायनेकोमेस्टिया के पेशेंट्स बढ़ क्यों रहे हैं। क्या पहले गायनेकोमेस्टिया नहीं होता था? नहीं, पहले भी गायनेकोमेस्टिया होता था, लेकिन अब लोग अपनी सेल्फ बॉडी इमेज के लिए बहुत कॉन्शियस हैं। और आज का जो वर्ल्ड है वो ब्यूटी सेंटर्ड वर्ल्ड है। जब हम बाहर निकलते हैं तो अपने को एक अच्छा लुक और अच्छा गेटअप देते हैं। तो ये पहले भी हुआ करता था, लेकिन अब यंगस्टर्स में जब मेल चेस्ट उभरा हुआ दिखता है तो वो एक बैड फील करते हैं, एक नेगेटिव साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट को जनरेट करते हैं, इसलिए फिर वो सर्च करते हैं इस गायनेकोमेस्टिया के ट्रीटमेंट के लिए। तो इसका जो इंसिडेंस है पहले भी उतना ही था और लगभग अभी भी उतना ही है। अब हम बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट का ऑप्शन क्या है या सर्जरी किस तरह से की जाती है। तो सर्जरी की बात के पहले हम बात करें कि बिना सर्जरी के कोई इसका ट्रीटमेंट का क्या ऑप्शन है क्या, तो मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहूँगा कि विदाउट सर्जरी कोई भी ट्रीटमेंट ऑप्शन इसका अभी तक अवेलेबल नहीं है। चाहे आप एक्सरसाइज कर लें, चाहे कोई मेडिकेशंस ले लें, आप कितना भी जिम चले जाएं, लेकिन ये जो बॉडी का जो फैट है वो एक रेजिस्टेंट फैट होता है, तो इन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्स नहीं करता है।
इसका जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो है सर्जिकल एक्सीजन। अब सर्जरी किस तरह से होती है, अभी रिसेंट जो पद्धति आई है उसको हम लाइपोसक्शन कहते हैं। ये बहुत ही अच्छी मेथड है जिसमें किसी तरह का कोई चीरा नहीं लगाया जाता। इसमें एक छोटा सा होल ब्रेस्ट के साइड में लगाकर एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लाइपोसक्शन कैनुला कहते हैं, उससे फैट को निकाल लिया जाता है और निप्पल के नीचे एक हल्का सा कट लगाकर जो ग्लैंड रहती है, जो निप्पल के नीचे की ग्लैंड कई बार आप फील करते हैं, उसको रिमूव कर लिया जाता है। तो ये जो सर्जरी है वो एक बहुत शॉर्ट पीरियड सर्जरी है, 1 to 1.5 आवर की सर्जरी होती है और इवन इसमें मॉर्निंग एडमिट करके विद इन फ्यू आवर्स पेशेंट्स जो है घर चले जाते हैं। पहले की तरह जो बड़े चीरा लगा के जो सर्जरी होती थी, बड़े जो निशान क्रिएट होते थे, उस तरह की कोई भी मेथड जो है रिसेंटली हम यूज़ नहीं करते हैं। अभी जो है जो रिसेंट और बेस्ट मोडालिटी है वो है लाइपोसक्शन। चलिए, तो बदलती टेक्नोलॉजी और वक्त के साथ इसकी सर्जरी में भी काफ़ी बदलाव आया है और वक्त भी ज़्यादा नहीं लगता है। जैसा डॉक्टर सुनील ने बताया कि विद इन कुछ आवर्स आप सुबह अगर एडमिट होते हैं तो कुछ घंटों के बाद आप घर भी जा सकते हैं। पहले जो चीरा लगा के सर्जरी होती थी, अब ऐसा कुछ नहीं होता है, ग्लैंड को निकाल लिया जाता है। डॉक्टर सुनील, गायनेकोमेस्टिया की सर्जरी की अगर हम एक उम्र बाउंडेशन की बात करें, एज बाउंडेशन किस उम्र में की जाती है? कोई ऐसी बाउंडेशन होती है एज की? देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगा कि कॉस्मेटिक सर्जरी की कोई भी एज बाउंडेशंस नहीं है। पर्टिकुलर हम गायनेकोमेस्टिया की बात करें तो इसका जो अपीयरेंस आता है वो 13-14 साल से लेके 30-35 ईयर्स तक के पेशेंट जनरली हम ओपीडी में फ्रिक्वेंटली देखते हैं। यही पेशेंट्स यंगस्टर्स होते हैं और अपने बॉडी लुक के लिए कॉन्शियस होते हैं। तो ये 13-14 साल की उम्र से देखने को मिलने लगता है, तो इस चीज़ को हम प्यूबर्टल गायनेकोमेस्टिया कहते हैं। कई बार ये देखने को मिलता है कि जैसे जैसे 18, 19 या 20 एज ग्रुप तक आते हैं तो वो कई बार रिड्यूस भी हो जाता है। तो जनरली हम रिकमेंड करते हैं कि आप सर्जिकल ऑप्शंस के लिए आफ्टर 18 ईयर्स टू अप टू एनी एज आप उस सर्जरी को करवा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि 18 ईयर्स जो है मिनिमम एज बाउंडेशन है कि 18 ईयर्स के पहले हम नहीं कर सकते हैं। डेफिनेटली 18 ईयर्स के पहले भी हम 14, 15, 16 किसी भी एज ग्रुप में कर सकते हैं, बट उसके कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरियाज होते हैं। क्राइटेरियाज इन द सेंस, मेरे कहने का मतलब है कि यदि उस एज ग्रुप में वो जो बच्चा है, यदि उसको बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जनरेट हो रहा है, वो डिप्रेशन उसको क्रिएट हो रहा है उस ब्रेस्ट एनलार्जमेंट की वजह से, अपने बैड लुक की वजह से, तो उन कंडीशंस में हमको एनालाइज करना रहता है कि क्या इस सर्जरी को हमको अर्ली परफॉर्म यदि हम करेंगे तो उस जो नेगेटिव साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जनरेट हो रहा है उसको रिड्यूस कर पाएंगे। तो उन कंडीशंस में हम बिफोर द एज ऑफ 18 भी लाइपोसक्शन कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, यानी कोई उम्र बाउंडेशन ऐसी खास नहीं होती है, खास तौर पर सर्जरी के मामले में। डॉक्टर, हम ये भी जानना चाहेंगे, इस सर्जरी में सर्जिकल रिस्क कितना होता है, कितना परसेंटेज होता है, क्या मुश्किलें हो सकती है? बहुत ही अच्छा आपने सवाल किया, क्योंकि सर्जरी का नाम जहाँ भी आता है तो वहाँ एक डर उसके साथ चलता है और किसी भी मर्ज के ट्रीटमेंट में पेशेंट्स हमेशा सर्जरी को लास्ट ऑप्शन की तरह लेता है। बट जैसा कि मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सर्जरी इज़ द ओनली एंड द बेस्ट मेथड टू रिड्यूस और ट्रीट दिस गायनेकोमेस्टिया और मेल ब्रेस्ट। तो यदि हम बात करें कि किस तरह का रिस्क आता है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये डे केयर सर्जरी है, ये एक तरह की माइनर सर्जरी है, कोई मेजर कॉम्प्लिकेशंस देखने को नहीं मिलता है। मॉर्निंग एडमिट करते हैं, इवनिंग डिस्चार्ज कर देते हैं, चीरा नहीं लगाते हैं जिसके चलते कोई ब्लीडिंग नहीं होती है, कोई पेन नहीं होता है, कोई बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल स्टे आपका नहीं है, तो ऐसा सच कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट्स देखने को उसमें नहीं मिलते। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि मैं हर सर्जरी के साथ कुछ ना कुछ माइनर एसोसिएशंस जो कि बहुत ही रेयरली या लेसर रिस्क के साथ इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे कि सीरोमा। कई बार ब्रेस्ट का साइज़ बहुत ज़्यादा होता है, जब हम फैट को शक करते हैं तो वहाँ पे एक डेड कैविटी क्रिएट हो जाती है, उसमें कई बार जो है कुछ थोड़े समय के लिए पानी इकट्ठा होता है, यदि ज़रूरत पड़ती है तो कई बार उसको इंजेक्शन से निकालने की ज़रूरत पड़ सकती है। बट ये इंसिडेंसेस जो हैं बहुत ही रेयर होता है। कभी कभी बहुत ही रेयरली माइनर इन्फेक्शन हो सकता है जिसे एंटीबायोटिक से ट्रीट किया जा सकता है। तो मेरा ओवरऑल कहने का मतलब है कि ये जो सर्जरी है वो बहुत ज़्यादा मेजर कॉम्प्लिकेशंस के साथ एसोसिएटेड नहीं है, और यदि माइनर होती भी हैं जो कि रेयरली हैं, उनको डेफिनेटली ट्रीट किया जा सकता है। चलिए, मेजर कॉम्प्लिकेशंस किसी तरह के इस सर्जरी में नहीं होते हैं, ओवरऑल ये हम कह सकते हैं। डॉक्टर राठौर, हम ये भी जानना चाहेंगे, गायनेकोमेस्टिया की सर्जरी के बाद रिजल्ट कितने वक्त में दिखना शुरू हो जाते हैं? यही एक कॉस्मेटिक सर्जरी की ब्यूटी है
कि रिजल्ट आपको इमीडिएट आफ्टर सर्जरी, जैसे ही आप होश में आएंगे, यदि आपको बेहोश करके उस सर्जरी को किया गया है, इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी आप देख सकते हैं कि आपका जो फीमेल ब्रेस्ट है वो मेल चेस्ट में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि जो फैट है वो निकाल देंगे तो डेफिनेटली जो साइज़ है वो इमीडिएटली आपको रिड्यूस मिलेगा। तो आपका कहना है कि रिजल्ट कब तक देखने को मिलता है, तो मैं कहूँगा कि इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी। हाँ, हल्की सी सूजन रह सकती है वहाँ पे, स्किन का कलर हल्का सा ब्रूजिंग उसमें हो सकती है, हल्का सा आपको डिप्रेशन वहाँ पे दिख सकता है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे रिकवरी होती है तो जो इमीडिएट रिजल्ट आपने ग्रॉसली रिजल्ट देखा है वो तो आप इमीडिएट देख सकते हैं। उससे बहुत अच्छा रिजल्ट जब स्वेलिंग सेटल होती है तो आफ्टर 3 मंथ्स आप देखने को मिलेंगे और आप ये फील करेंगे कि शायद पहले मेरा जो मेल ब्रेस्ट थे वो थे ही नहीं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और डॉक्टर राठौर, हम ये भी जानना चाहेंगे कि अगर कोई इस तरह गायनेकोमेस्टिया की सर्जरी कराना चाहता है तो डॉक्टर से उसे ज़रूर कंसल्ट करना पड़ेगा पहले, लेकिन किन सर्जन से वो इस तरह की कंसल्टेशन ले सकता है, और सर्जन की जब बात होती है तो किस तरह के सर्जन से सर्जरी करा सकता है, क्योंकि ये भी एक सिलेक्शन है। यस, डेफिनेटली, ये बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने कि किन डॉक्टर्स या किन स्पेशलिस्ट को हमें कंसल्ट करना है इस मेल ब्रेस्ट रिडक्शन के लिए। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो प्लास्टिक सर्जन्स रहते हैं वो कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए ट्रेंड होते हैं। तो आपको हमेशा सर्च करना है एक प्लास्टिक सर्जन को, दूसरा सर्च करना है कि क्या कॉस्मेटिक सर्जरी में उन प्लास्टिक सर्जन्स का क्या एक्सपीरियंस है, लाइपोसक्शन के लिए क्या एक्सपीरियंस है, उनके पुराने रिजल्ट्स क्या रहे हैं। आप उनको उन प्लास्टिक सर्जन से जाके मिलें, आप अपनी जो प्रॉब्लम है उनसे शेयर करें, आप उस मेथड को अच्छे से जानें, आप उनके पुराने रिजल्ट्स को देखें, आप उस पूरे प्रोसीजर को समझें, उसके बाद ही आप जो है उन सर्जन को फाइनलाइज करें। तो ओवरऑल मेरा ये कहने का मतलब है कि आप हमेशा इस मेल ब्रेस्ट रिडक्शन के लिए प्लास्टिक सर्जन को ही सिलेक्ट करें। चलिए डॉक्टर, हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपने बखूबी ये तो बता दिया है, अब गायनेकोमेस्टिया की सर्जरी में किस तरह की और परेशानी आती है। मैं जानना चाहूँगा कि किस तरह के निशान रह जाते हैं, क्या किसी तरह की मार्किंग रह जाती है? देखिए, सबसे पहले तो इसमें ये सवाल उठता है कि आप कॉस्मेटिक सर्जरी कराने आए हैं और कोई निशान लेके जाएंगे तो डेफिनेटली पेशेंट ना तो पेशेंट सेटिस्फाइड होगा ना ही वो सर्जन। लेकिन ये भी इसके साथ जुड़ा हुआ है कि बिना चीरा लगाए किसी बॉडी के अंदर के पार्ट में एंट्री आप कैसे करेंगे। तो डेफिनेटली जो होल बनाया जाता है जहाँ से हम लाइपोसक्शन कैनुला को इंसर्ट करते हैं उसका साइज़ 3 या 4 मिलीमीटर होता है। तो आप मेज़र कर सकते हैं कितना स्मॉल है। और उस सर्जरी करने के बाद जब उसको क्लोज़ किया जाता है तो बहुत ही फाइन सूचरिंग के साथ उसको क्लोज़ किया जाता है। आफ्टर 3 मंथ्स कोई भी स्कार उसमें देखने को नहीं मिलेगा। शुरुआती दौर में आपको एक डॉट स्पॉट मिलेगा। दूसरा जो हम कट लगाते हैं वो रहता है निप्पल के नीचे। जब निप्पल के नीचे कट लगाते हैं तो जो ब्लैक स्किन, क्योंकि डार्कर स्किन रहते हैं कंपैरेटिवली निप्पल में, और जो नॉर्मल स्किन रहती है उसकी बाउंड्री पे उसको कट लगा के जो ग्लैंड है उसको निकाला जाता है और उसको इस तरह से सूचर किया जाता है कि वो जो सूचरिंग के जो मार्जिन है वो ऐसा लगता है कि जैसे निप्पल की बाउंड्री है। तो निप्पल वाले जो इंसिजन है तो वैसे भी अप्रिशिएट कोई भी नहीं कर सकता है। जो थोड़ा बहुत अप्रिशिएशन होता है वो होता है जो हमें कैनुला के साइड जो नीचे की तरफ लगाया हुआ है, वो भी आफ्टर 3 to 6 मंथ टाइम के साथ फेडेड हो जाता है। तो मैं ओवरऑल ये कहना चाहूँगा, दिस इज़ अ कंप्लीट स्कारलेस सर्जरी। तो डोंट बॉदर अबाउट द स्कारिंग। डेफिनेटली आप कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए आए हैं तो गायनेकोमेस्टिया की जो लाइपोसक्शन की मेथड है वो एडवांस इसीलिए हुई है कि वो एक स्कारलेस सर्जरी, तो आप डेफिनेटली चूज़ कर सकते हैं। चलिए, सबसे बड़ा सवाल एक ये भी आता है डॉक्टर सुनील कि अगर कोई प्लान कर रहा है सर्जरी के लिए, गायनेकोमेस्टिया सर्जरी कराने के लिए, तो उससे ज़ाहिर है पहले छुट्टी भी लेना होगी। अगर वो बिजनेसमैन है या फिर किसी तरह का कॉर्पोरेट ऑफिस में वो एम्प्लॉय है, अगर वर्क कर रहा है, तो कितने दिनों की छुट्टी लेना होगी, यानी अगर वो सर्जरी कराता है तो कितने दिनों बाद बैक टू वर्क वो हो सकता है? देखिए, कम्प्लीटली डे केयर सर्जरी है। डे केयर सर्जरी का मतलब होता है कि आपको मॉर्निंग आवर्स में एडमिट किया जाता है, सर्जरी परफॉर्म की जाती है विद इन आवर्स। जैसे ही आप कंफर्टेबल होते हैं, या तो लोकल एनेस्थीसिया मतलब आप होश में रहे हो, या फिर जनरल एनेस्थीसिया 3 से 4 घंटे में उसका असर जो है चला जाता है और सेम डे इवनिंग या आफ्टर फ्यू आवर्स ऑफ द सर्जरी आपको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। जहाँ चीरा नहीं है, वहाँ पेन नहीं है, वहाँ हॉस्पिटल स्टे नहीं है, तो आपको बहुत ज़्यादा रुकने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत पेन नहीं होता है। इवन मैं तो ये कहूँगा फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑफ द सर्जरी यू कैन रीजॉइन योर एक्टिविटीज़। और कई बार कुछ पेशेंट जो हैं वो पेन सेंसिटिव रहते हैं, बहुत ही माइल्ड एकिंग सा पेन फॉर द नेक्स्ट 1 वीक के लिए आपको रहता है, जिसके लिए एक सिंपल पेन किलर्स पे आपको रखा जाता है। यदि आपको हल्का फुल्का डिस्कम्फर्ट लग रहा है तो मैक्सिमम आप जो है 1 से 2 दिन का रेस्ट ले सकते हैं, उससे ज़्यादा आपको रेस्ट लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब है नेक्स्ट डे या फिर आफ्टर 2 डेज़ ऑफ रेस्ट आप अपनी एक्टिविटीज़ को रीजॉइन कर सकते हैं, ऑफिस वर्क को रीजॉइन कर सकते हैं, आप अपनी
जो हाउस होल्ड वर्किंग यदि आप करते हैं, जैसे अभी लॉकडाउन का पीरियड चला, उसके बाद होम वर्किंग का बहुत फैशन है, तो आप वो फ्रॉम द नेक्स्ट डे जो है आप रूटीन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए, तो लंबी छुट्टी आपको ऐसे लेना नहीं होगी, आप बिल्कुल। अपने वीक ऑफ पे या हॉलीडे वाले किसी भी दिन ये प्लान कर सकते हैं। एक बार फिर हम बता दें दर्शकों को, वो कॉल कर सकते हैं हमें अगर इस विषय से संबंधित कोई सवाल है, क्योंकि विषय ऐसा है कि आपके मन में हिचकिचाहट ज़रूर होती है। तमाम हम सवालों को कोशिश कर रहे हैं कि तमाम सवालों को भी हम शामिल करें और सवालों के जवाब भी डॉक्टर सुनील से हम लेने की कोशिश करें। एक बार फिर से हम लौटते हैं चर्चा की तरफ। डॉक्टर सुनील, गायनेकोमेस्टिया की सर्जरी में एनेस्थीसिया क्या दिया जाता है और किस तरह की दवाइयाँ लेनी होती है? देखिए, गायनेकोमेस्टिया की जो सर्जरी होती है वो दो टाइप के एनेस्थीसियाज में होती है। पहला जो है वो है लोकल एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया का मतलब होता है उस ब्रेस्ट के पर्टिकुलर एरिया को आपको सुन कर दिया जाएगा। आप कंप्लीटली कॉन्शियस ओरिएंटेड रहेंगे, आप सर्जन से बात करते हुए रहेंगे और आपका जो लाइपोसक्शन की सर्जरी जो है वो परफॉर्म हो जाएगी। लोकल एनेस्थीसिया जनरली स्मॉलर ब्रेस्ट में दिया जाता है, जिनके गायनेकोमेस्टिया का जो साइज़ है वो कम है, यानी कि ग्रेड 1 या ग्रेड 2 जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो उन कंडीशंस में लोकल एनेस्थीसिया में ये सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरा होता है जनरल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया जनरली हम प्रेफर करते हैं कि जिनके ब्रेस्ट जो है वो लार्जर हैं, जिनमें टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सा ज़्यादा लगने वाला है, 1 घंटे को क्रॉस करने वाला है, और पेशेंट बहुत ज़्यादा एंशियस है या बहुत पेन सेंसिटिव है। तो उन कंडीशंस में कई बार पेशेंट कोऑपरेट नहीं करता और वो खुद प्रेफर करता है कि मैं जनरल एनेस्थीसिया में या पूरा बेहोश होकर सर्जरी कराऊँ। तो उन कंडीशंस में पेशेंट जो है पूरा बेहोश रहता है, सर्जन अपनी सर्जरी को परफॉर्म करता है और जैसे ही सर्जरी फिनिश आउट हो जाती है पेशेंट जो है होश में आ जाता है। तो कम्प्लीटली जो सर्जिकल प्रोसीजर है लोकल और जनरल दोनों एनेस्थीसिया में पेनलेस रहता है। अब हम बात करते हैं कि किस तरह की मेडिकेशंस हमको लेनी होती है। बहुत ज़्यादा स्पेसिफाइड मेडिकेशंस इसकी नहीं होती हैं। सिंपल 4 to 5 डेज़ के लिए हम सिंपल एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स और कुछ स्वेलिंग की मेडिकेशंस जो हैं वो हमें लेना रहती हैं। इसके अलावा एक कंप्रेशन गारमेंट होता है। कंप्रेशन गारमेंट का मतलब होता है कि एक टाइट जैकेट जैसी एक चीज़ होती है, जैसे हम बनियान की तरह भी कह सकते हैं। हाँ, वो ज़रूर आपको सर्जरी के बाद पहनाई जाती है और 6 वीक के लिए आपको उसको रूटीन में लेके आना है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा स्पेसिफाइड या लॉन्गर ड्यूरेशन जो मेडिसिन्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। डॉक्टर सुनील, ये भी जानना चाहेंगे कि अगर कोई सर्जरी के लिए प्लान कर रहा है एनेस्थीसिया और इसके अगर उसका हेल्थ इंश्योरेंस है, तो क्या हेल्थ इंश्योरेंस इस बीमारी को कवर करता है? बहुत ही बढ़िया सवाल किया है आपने। बेसिकली ये एक कॉस्मेटिक सर्जरी है और इंडिया में कॉस्मेटिक सर्जरीज़ के लिए कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ जो हैं वो अप्रूव नहीं करते हैं। अभी तक तो अप्रूव नहीं करते हैं। हो सकता है इन फ्यूचर कुछ उनके प्रीमियम रेट्स हाई हो जाएं, क्योंकि कुछ प्रोफेशंस हैं जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री है या फिर कोई जो है मंच पे शो करना चाहता है, तो उनके लिए शायद कुछ इंश्योरेंस कंपनीज फ्यूचर में कुछ लेके आएँ। बट अभी तो कोई भी कॉस्मेटिक सर्जरी, चाहे आप गायनेकोमेस्टिया लें, चाहे राइनोप्लास्टी लें, चाहे ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन रिडक्शन लें, तो कोई भी कॉस्मेटिक सर्जरी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज कवर नहीं करते। चलिए, तो शायद कुछ दर्शकों को ज़रूर ये खबर डिसअपॉइंट करे, लेकिन चूंकि डॉक्टर सुनील ने बहुत अच्छे से बताया है कि सर्जरीज़ के मैटर में हेल्थ इंश्योरेंस कभी भी कवर नहीं होता है। डॉक्टर राठौर, ये भी जानना चाहेंगे अब सर्जरी के बाद किस तरह की स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है और क्लोथिंग किस तरह के कोई भी सर्जरी कराने के बाद पेशेंट पहन सकता है? देखिए, कोई भी स्पेशल केयर की आपको ज़रूरत नहीं है, कोई भी डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आपको जो खाना है वो आप खा सकते हैं। सेम डे आप डिस्चार्ज हो चुके हैं, नेक्स्ट डे से आपको कंप्रेशन गारमेंट पहनना है। क्लोथिंग की अपन बात करें तो ये अंदर का जो अंडर गारमेंट की तरह एक थोड़ा सा टाइट और इलास्टिक कपड़ा बनवा दिया जाता है, तो वो आपको पहन के रखना है। उसके पीछे का लॉजिक ये है कि जब हम फ़ैट निकाल देते हैं, जो स्किन है आपकी वो सैग करती है, बट यंगस्टर्स में उसका रिकॉयल बहुत अच्छे से होता है। तो उस रिकॉयल का जो पीरियड है, जो 1.5 से 2 महीने का होता है, उन पीरियड्स में वो जो स्किन है वो अपनी पोजीशन को मेंटेन करे। उस पोजीशन को मेंटेन करने के लिए हमें कंप्रेशन गारमेंट या एक टाइट अंडर गारमेंट पहनना रहता है। तो हम रिकमेंड करते हैं उसको 6 वीक से लेकर 12 वीक्स तक के लिए, डिपेंड करता है साइज़ ऑफ द ब्रेस्ट पे। यदि आपका साइज़ कम है ब्रेस्ट का तो आप 6 वीक्स, और यदि ब्रेस्ट का साइज़ ज़्यादा है तो 12 वीक्स के लिए हम उसको रिकमेंड करते हैं, क्योंकि ताकि वो स्किन प्रॉपर्ली रिकॉयल हो जाए और किसी भी तरह की उसमें सैगिंग ना दो और लुक आपका अच्छे से है। बहुत ज़्यादा लॉन्गर मेडिकेशंस आपको नहीं लेनी है। सेकेंड डे से या थर्ड डे से आप जो है बाथ ले सकते हैं। कोई स्पेशल
पर्टिकुलर ऑइंटमेंट्स और वो लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया स्टिचलेस सर्जरी, अंदर जो भी स्टिचेस लगाते हैं वो सारे डिज़ोल्वेबल स्टिचेस होते हैं, तो आपको कटाने की भी ज़रूरत नहीं होती। कई बार कुछ सर्जन्स नॉन डिज़ोल्वेबल स्टिच जो है चेस्ट में नीचे की तरफ लगाते हैं, जहाँ से कैनुला अपन डालते हैं, तो आफ्टर 7 डेज़ उनको रिमूव कर दिया जाता है। उसमें भी ऐसा कोई पेन नहीं होता है। 2 मिनट का स्टिचेस निकालने का प्रोसीजर है। तो ओवरऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस डाइटरी से लेके, मेडिकेशन से लेके, पर्सनल बॉडी केयर से लेके, या फिर कोई पर्टिकुलर वर्क से लेके आपको नहीं करना। हाँ, एक बात ज़रूर है कि आपको जनरली हम जिम 3 वीक्स के लिए अवॉइड करने के लिए एडवाइस करते हैं, और जो ड्राइविंग जो है वो 1 वीक के लिए हम अवॉइड करने की सलाह आपको देते हैं। चलिए, ठीक कहा आपने। और डॉक्टर सुनील, ये भी हम जानना चाहेंगे कि अगर गायनेकोमेस्टिया की सर्जरी हो जाती तो उसके बाद क्या पेशेंट को किसी तरह की कमज़ोरी या एनर्जी लेवल में कोई, उसके बिहेवियर में कोई फ़र्क आता है? बिल्कुल भी नहीं, किसी भी तरह की कोई आंतरिक कमज़ोरी इसमें देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि हम स्किन के नीचे का जो फैट है सिर्फ वो रिमूव कर रहे हैं। अंदर की मांसपेशी से कोई भी छेड़छाड़ इसमें नहीं हो रही है, तो किसी भी तरह की शारीरिक कमज़ोरी इसमें देखने को नहीं मिलती है। जो बॉडी का एक्स्ट्रा फैट है, उस एक्स्ट्रा फैट को ही रिमूव किया जा रहा है। तो आप उस चीज़ के लिए बॉदर ना रहें कि मांसपेशी में कोई कमज़ोरी आएगी या फिर हाथ में कोई कमज़ोरी आएगी, हमारे चेस्ट में कोई कमज़ोरी आएगी, तो कोई भी आंतरिक ऑर्गन को इसमें छेड़ा नहीं जाता है। चलिए, अब सबसे बड़ा सवाल जो सभी दर्शक चाह रहे होंगे कि अगर वो सर्जरी के लिए प्लान करते हैं तो खर्चा मोटे तौर पे कितना खर्चा, इसका कॉस्ट ये होता? डिपेंड करता है कि आपके ब्रेस्ट का साइज़ क्या है। तो कई लोग ग्रेड ऑफ गायनेकोमेस्टिया के हिसाब से चार्ज करते हैं। सर्जन्स के चार्ज, पर्टिकुलर प्लास्टिक सर्जन के चार्ज वेरी कर सकते हैं, बट ओवरऑल में ग्रॉस चार्जिंग की बात करें तो गायनेकोमेस्टिया का चार्ज लगभग एक स्मॉल सेटअप या फिर एक स्मॉल हॉस्पिटल्स में 30 to 60,000 के आसपास तक जाता है। कुछ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स की यदि हम बात कर लें तो हो सकता है कि वो 1 to 1.5 लाख तक रेज़ करे, बट जनरली ये जो एवरेज कॉस्टिंग है वो 30-35,000 से लेके 60,000 तक वेरी करती है। चलिए, तो हमने कोशिश की है कि तमाम उन सवालों को हमने शामिल किया है और तमाम उन जवाबों को भी हमने टटोलने की, जानने की कोशिश की है। जाते जाते डॉक्टर, क्या एडवाइस या क्या आप मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि विषय ऐसा है कि मन में हिचकिचाहट भी रहती है, देखिए, मैं घबराहट भी होती है। अपने व्यूअर्स को यही एडवाइस देना चाहूँगा कि आप अपने मेल ब्रेस्ट को लेकर डिप्रेस होने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये डेफिनेटली ट्रीटेबल है। आप उसको जिम करके या फिर आयुर्वेदिक होम्योपैथिक दवाइयाँ खा के या फिर नॉर्मल कोई एलोपैथिक दवाइयाँ खा के रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, तो टाइम वेस्ट मत कीजिए। आपके उस क्रीम लाइफ का जबकि आप उस क्रीम एक एन्जॉयबल फेज़ में, उस यंगर फेज में है, जहाँ पे कि आपको अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना है। कई बार हाँ, ये ज़रूर होता है कि इस बीमारी को हम अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं कर पाते हैं, हम अपने फ्रेंड से शेयर नहीं कर पाते, क्योंकि वो खुद ही हमें टीज़ कर रहे होते हैं। तो उन कंडीशंस में आप अपने पेरेंट्स के साथ इस चीज़ को डिस्कस करें। यदि वो नहीं मानते हैं तो आप पेरेंट्स के साथ प्लास्टिक सर्जन के पास आएँ, तो वो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि ये जो नेगेटिव साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है वो फ्यूचर में पेशेंट्स के या फिर जो भी हमारे पास बच्चा आ रहा है उसके फ्यूचर परफॉर्मेंस में किस तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट ये डाल रहा है और कितना ज़रूरी है इसको करना। तो मैं पेरेंट्स से भी यही गुजारिश करूँगा कि ये इसको एज ए कॉस्मेटिक सर्जरी आप ना लें। ये बॉडी इमेज के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसमें एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी जो फ्यूचर परफॉर्मेंस के लिए है वो भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो आप लोगों को भी ये समझने की ज़रूरत है, और आपको कुछ डाउट्स हैं तो आप प्लास्टिक सर्जन के पास आके उन डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं कि इसको क्यों कराना है, और जो भी आपकी क्वेरी है कि कोई नुकसान तो नहीं होगा या फिर कोई और कोई गंभीर समस्या तो नहीं पैदा हो जाएगी, तो डेफिनेटली वो आपको काउंसल करने के बाद इस चीज़ को क्लियर करेंगे। तो बिल्कुल आपको ठीक कहा जाना आपने। चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने डॉक्टर सुनील। जाहिर है कि हमारी ये एक ऐसी समस्या है जो हमारी बॉडी इमेज, हमारी पर्सनालिटी से जुड़ी एक चीज़ है, और इसको लेकर अगर हिचकिचाहट होती है तो बिल्कुल हमें रखना नहीं चाहिए, बात करना चाहिए, और इसका बिल्कुल बहुत अच्छा निदान है, सोल्यूशन है सर्जरी। डॉक्टर सुनील, आपने वक्त दिया और तमाम सवालों के जवाब दिए, कार्यक्रम में शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। इसी के साथ हमारी खास पेशकश आयुष्मान में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई स्वास्थ्य संबंधी समस्या को लेकर, और साथ ही बताएंगे आपको उसके उपाय। दीजिए इजाजत, नमस्कार।